प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2022 का जो मॉडल पेपर जारी किया है, इसका आप सॉल्यूशन देख रहे हैं भूगोल विषय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि आपको 3 चरण में पासवर्ड बताऊंगा मैंने 3 स्टेप में। एक बार 2 पासवर्ड, एक बार 2 और फिर एक बार 2 पासवर्ड बताऊंगा। उन सभी 6 पासवर्ड को एक साथ डाल देना, पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ को आंसर के साथ में आप डाउनलोड कर पाओगे। हर वीडियो में एक पासवर्ड बताया जाता है, जिसमें पीडीएफ के लिए वो कंपलसरी है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसको आपको डालना होगा। तो ध्यान से देख लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? तो इसको दी है रेड जेल ने। ठीक है, तो रेड जेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आपको राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण है? तो औद्योगिकरण जो है ये आपका आर्थिक कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मुद्रा जो है आपकी ये भी आती है, लेकिन औद्योगिकरण इसमें मेन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है इसमें आता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागर कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो देखिए, फसल की बात की गई है तो उसमें गेहूं आएगा। अगर ये फल की बात करता, बागवानी की बात करता, तो उसमें अंगूर आता। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके भूमध्य सागरीय कृषि के उदाहरण हैं। लेकिन कृषि की बात हो रही है तो कृषि में हम गेहूं को लेंगे। अदरवाइज ये अंगूर भी राइट ऑप्शन है। तो बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है। इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा आने वाले समय में। हिंदी कंपलसरी कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश कंपलसरी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है और जियोग्राफी आप देख रहे हैं ये भी कंप्लीट है। तो ये सारे विषय अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे जो विषय होते जाएंगे मैं बता दूंगा उनको। उन सभी को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, 12th क्लास की प्लेलिस्ट में देख लेना। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो इसमें मैग्नीज जो है मिलाया जाता है, तो ये आपका स्टील बनता है। ठीक है, मैग्नीज बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? तो देखिए, न्यूयॉर्क भी है और टोक्यो भी है, लेकिन सबसे पहला मेगा सिटी में टोक्यो को काउंट किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही मेगा सिटीज़ हैं वर्ल्ड की। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ये 1872 में की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो सेंसस करा गया था वो। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? तो ये 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। ठीक है, 6 टाइप्स में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल ही एक सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें था आपका गेहूं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है? तो वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट अयस्क जो है यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम की। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 2022 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे नोट कर दिया गया है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। और आप अपने प्री बोर्ड जो आपके अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिए, उस पर अन्य कोई मैसेज या कॉल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका ना तो नंबर उठाया जाएगा, ना ही आपका कॉल लगेगा, और लगता भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरी बार में वो ऑटोमेटिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें पूछा गया, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। ठीक है, इसका योजक आंसर हो जाएगा, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ए लिंक और ए लिंक एज। ठीक है, सेकंड है, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में सेकंड स्थान है, प्रथम स्थान कौन है? चाइना का। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक है। उसके बाद में आपका नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध जल से है, यानी कि जल संसाधनों के संरक्षण से है, वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, नीरू मीरू। उसके बाद में नेशनल रिमोट सेटिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेशनल रिमोट सेटिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण दीजिए। ध्यान रखना है, वीडियो को बहुत सावधानी से देखना है, ताकि पासवर्ड आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। इन कारणों की वजह से लोग जो है इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और ये प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से 2 उदाहरण देने हैं आपको? हम 2 की जगह बहुत सारे उदाहरण दे देंगे। रहन सहन की निम्न दशाएं जो हैं, प्रतिकूल जलवायु है, महामारियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं और आर्थिक पिछड़ापन है। तो इस तरह के आप उदाहरण दे सकते हैं। ये उदाहरण प्रतिकर्ष कारकों के। ठीक है,
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विव्रत जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? तो जो है आपका चीप माइनिंग क्यों है ये? ओपन कास्ट माइनिंग को तो धरातलीय या विवृत खनन बोलते हैं इसको। एक स्थान जहां मिट्टी और उसके बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है, बाद में खनन करने के लिए खनन करके खनिज या अयस्क प्राप्त किया जाता है। धरातलीय या वितृत विवृत खनन कहलाता है। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है, ठीक है, इस विधि के अंदर। तो इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों एवं उपकरणों पर किया गया व्यय जो है अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ क्या बताई गई है कि इस विधि के अंदर जो आपके पूर्व उपाय या उपकरण जो होते हैं वो जो है आपके व्यय जो है उस पे कम होता है। इसीलिए जो ये खनन है, ये खनन सबसे सरल और सस्ती विधि है, ठीक है। पहला पासवर्ड नोट कर ले। पहला पासवर्ड जो है आपका 44 है, ठीक है। 44 नंबर आपको पहले डालना है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पासवर्ड बताऊंगा आगे। 4 पहले डालेंगे आप। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई एक अंतर बताइए। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के बारे में बता देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो है और संचालक जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये दोनों उदाहरण आप दे सकते हैं। और निजी उद्योग में इसमें उद्योग पर नियंत्रण निजी व्यक्ति का होता है और निजी लाभ के उद्देश्य से ये उद्योग किया जाता है। जैसे टाटा इस्पात उद्योग है, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मारुति है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो है इस पार्ट में, विकासशील देशों में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो विकासशील देशों में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। यानी कि एक देश तभी जो है उसका हमें क्या करना है, कम करना अंक विभाजन को। और उसको कब कर सकते हैं कम? सबसे अच्छा सुझाव जो है ये होगा, कोई देश कितनी जल्दी अपने नागरिकों को यानी कि आप तक जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसकी सुविधा उपलब्ध कराए ताकि आप लोग आगे बढ़ें। जैसे कि आपके डिजिटल एजुकेशन है गाँव में भी अब पहुँच चुकी है, तो ये एक सुविधा जो है गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया है। इसी से जो अंकीय विभाजन है वो कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें और भी कह सकते हैं कि जो प्लान्स हैं यानी इंटरनेट फैसिलिटी है इसको सस्ती की जाए। ये भी एक उपलब्ध कराने का, इसको निम्न करने का कारण है। और उसके अलावा एक और कारक बता सकते हैं हम कि महिलाओं को अ, इंटरनेट की फैसिलिटी की आज़ादी दी जाए। उनके लिए स्पेशल जो है आप डिस्काउंट पे मोबाइल वगैरह फ़ोन वगैरह अवेलेबल कराएं, क्योंकि कई जगह पे इस पे पाबंदी है, तो वो भी एक रीज़न है। उसके बाद में संभववाद को स्पष्ट करना है। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म क्या होता है? संभववाद विचारधारा ये बताती है कि मानव प्रकृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह अपनी बुद्धि, बल, कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। और संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली नहीं है। अर्थात अन्य शब्दों में हम कहें, संभववाद विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, ठीक है। यानी कि मानव जो है सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है इसमें संभववाद में। और समय के साथ साथ मानव ने विज्ञान और तकनीक का विकास किया है और प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने में सफल हुआ है। ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा याद करें, कहीं भूल ना जाए, इसलिए एक कहानी सी बनाई है। और ये बिल्कुल सटीक आंसर है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो आज मानव कुछ भी कर सकता है। जैसे मानव जल पे नहीं चल सकता था, लेकिन आज उसने जहाज़ बना लिए जो जल पे चलता है और उससे सफ़र कर सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम उदाहरण में लिख सकते हैं। तो ये संभव बात को हम समझा सकते हैं। इसके बाद आते हैं, आपके अनुसार नव निश्चयवाद का क्या महत्व है? तो निश्चयवाद का महत्व जो है, नव निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करता है। ये एक महत्व है उसका, ठीक है। इन दोनों को छोड़ कर के ये मार्ग अपनाया जा सकता है। इसके बाद में पर्यावरण का नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। ये बहुत बड़ा महत्व है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और समस्या का समाधान हो जाए। रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा पर ये बल देती है। ये भी आपका तीसरा पॉइंट है। तो आप 2 पॉइंट कोई भी लिखने थे, मैंने आपको जो है 3 महत्व बता दिए। आप कोई भी एक महत्व भी लिख सकते थे, इसमें कोई लिखा नहीं है निश्चयवाद का महत्व क्या है। आप पहला भी लिख सकते हैं तो भी चल जाए। मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो एक स्थान जो साधारण रूप से और स्थायी रूप से बसा हुआ हो एवं वह मनुष्यों को वहाँ मनुष्यों का निवास हो,
वो मानव बस्ती कहलाता है। यहाँ पे वहाँ कर देना, ठीक है? या अगर आप ये डेफिनेशन नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, किसी भी प्रकार या और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्ती कहलाती है। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, ग्रामीण वस्तुओं बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के कोई 3 उपाय आपको सुझाने हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ कैसे हम दूर कर सकते हैं? वैकल्पिक वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करके, ठीक है? और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बागवानी, मत्स्य और पालन आदि हम वहाँ पे चालू कर दें, ये चीज़ हम कर दें तो हम वहाँ के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरा है लाभकारी रोजगार में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, यानी कि उनको ट्रेनिंग देना और पर्याप्त ऋण और ढांचागत और ऐसी अन्य सुविधाएँ प्रदान करके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, यानी कि उनको लोन वोन देंगे कि भाई दुकानें-वुकानें खोल लो, कुछ नहीं तो ये काम कर लो। चौथा क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में गहन रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि बीमारियों पर नियंत्रण हो सके। तो वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन केवल सिटियों में दिखता है, बाकी सिटियों में भी ढंग से नहीं दिखता, ये तो केवल कहने की बात है और बाकी जगह पे ये बिल्कुल लुप्त है। लेकिन फिर भी गाँव शहरों से ज़्यादा साफ-सुथरे है, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ी-सी मेडिकल फैसिलिटी है वो दिक्कत है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। 8वां जो है प्रवास के कोई 2 कारण बताइए, 2 कारण बताने हैं आपको। कारण में है आपका भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में मूलतः गरीबी, बेरोज़गारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण-पोषण का अधिक दबाव और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ जैसे शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है, बिजली की, परिवहन की, मनोरंजन आदि की जो समस्या है इसके कारण या इसके अभाव के कारण प्रवास करते हैं। दूसरा है इसके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, चक्रवात या भूकंप आ गया तो भी प्रवास करना पड़ता है, वहाँ तो रहेगा नहीं आदमी। और राजनीतिक अस्थिरता हो यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे-फ़साद हो, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है कि प्रवास करे आदमी। तो ये 2 तरह की कारण जो हम बता सकते हैं अच्छी तरीके से और फुल मार्क्स मिल जाएँगे इसमें। 9 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से है, ठीक है? सिंपल वर्ड में अगर एक वर्ड में लिखूँ तो यही है, ठीक है? जिसमें जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात जनसंख्या घनत्व किसी दिए गए क्षेत्र या स्थल में प्रति वर्ग किलो ये मीटर क्षेत्रफल पर निवासित व्यक्तियों का संबंध होता है या संबंधित होता है, ठीक है? तो आपको जो भी याद करना अर्थात से याद कर लेंगे तो भी सही है और यहाँ पर अर्थात नहीं मतलब यहाँ से कर लेंगे जनसंख्या घनत्व किसी दिए गए यहाँ से आप याद कर सकते हैं या ऊपर वाला याद कर सकते हैं या पूरा याद कर सकते हैं। 3 तरीके से याद कर सकते हैं, पूरे नंबर मिल जाने हैं, ठीक है? फिर जो आंसर्स बनाते हैं हम, उसको बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से याद भी हो जाए और कोई गलती भी ना हो। 10वां क्वेश्चन है भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो भारत में गुच्छित या संकुल अधिवास जो सामान्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गुच्छित या संकुल बस्ती मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में देखी जा सकती है, राजस्थान में देखी जा सकती है और गुजरात में देखी जा सकती है। 4 जगह हैं, ये आप उदाहरण से लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है ये भी लिख सकते हैं। इसमें आप राजस्थान और गुजरात भी ऐड कर सकते हैं अन्य में, ठीक है? 11 नंबर है आपके अनुसार अंग्रेजी है ना तो इसको अंग्रेजों कर देना, ठीक है? आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत के तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया? तो मेरे अनुसार जो मैंने लिखा है बहुत सोच समझ के लिखा है, बहुत ही इसको चेक किया पूरे बुक को जब जाके समझ में आया ये कि बाहरी शक्ति के रूप में आए इन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार के इरादे से भारत के तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाए। इन लोगों ने सबसे पहले कुछ व्यापारिक पत्तनों जैसे गोवा, पांडिचेरी, सूरत, दमन आदि का विकास किया ताकि भारतीय वस्तुओं और फसलों को आसानी से विदेश में भेजा जा सके। ठीक है? आयात-निर्यात आसानी से हो जाए और व्यापार इनका बढ़ जाए, ये सब चीज़ें इनके मन में थी। या 12 नंबर जो क्वेश्चन है साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। साझा संपत्ति क्या होती है? जिसको हम कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। आपको जैसे विवाह में जाते हो या धर्मशाला में रुकते हो, वो सारी चीज़ें साझा संपत्तियों में आती है। तो देखिए, स्थायी चारागाह क्षेत्र इस प्रकार की अधिकतर भूमि यानी कि जो इस तरह की भूमि है इसको हम ऐसे ही बोलते हैं स्थायी चारागाह क्षेत्र खाली रहेगा तो चारागाह ही है। तो इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है।
जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति हम कहते हैं या कहा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल संभर प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो जल संभर प्रबंध से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जल संभर प्रबंध से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रावण, तालाब, पूर्ण भरण कुआं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पूर्ण भरण शामिल है। यानी कि हम जो वेस्ट करते हैं उस पानी को वापिस भौम जल में परिवर्तित करें। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया इसमें आपको सम्मिलित करना है। जलमार्ग 1 नंबर, 2 नंबर और 3 दिया है और विस्तार कहाँ से कहाँ है तो हम देखते हैं इसमें। इसमें आपका जलमार्ग नंबर 1 जो है इलाहाबाद और हल्दिया का विस्तार से मतलब उस रूट पे है। ये विस्तार का मतलब यहाँ से यहाँ तक है। विस्तार का मतलब इलाहाबाद हल्दिया। और जलमार्ग नंबर 2 जो है ये सदिया और धुबरी विस्तार से जलमार्ग नंबर 2। ठीक है, तीन ही जलमार्ग मेन काम आते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर का ज़्यादा यूज नहीं होता है। उसके बाद में आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 जो है ये कोट्टापुरम और कोलम विस्तार में मिलेगा आपको। तो तीनों का मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी मिला लोगे इंग्लिश वाले, यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू कर लोगे, तीसरे को दूसरे से मिला दोगे और दूसरे को पहले से मिला। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। बड़ी लाइन एवं मीटर लाइन में अंतर बताना है। यानी कि आपको ब्रॉड गेज और जो मीटर गेज है उन दोनों में अंतर बताना है। मैंने तीनों अंतर बता दिए हैं ताकि आपको याद रहे और गलती से वो कुछ पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो। एग्जामिनर की भावनाओं को समझना चाहिए हमें। बड़ी लाइन यानी कि ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। यानी कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी बताइए। और ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई सन 2016 में 60,510 किलोमीटर थी। अभी कितनी हुई है वो तो कोरोना काल की वजह से शायद नहीं लिया होगा मेजरमेंट। नहीं तो जितना भी मेजरमेंट लेते नहीं है, जैसे कि इस 2016 में इतनी थी और आगे कितनी बनी उनको उस किलोमीटर को इसमें जोड़ देंगे। और मीटर लाइन यानी कि आपका जो छोटी लाइन है उसको बोलते हैं हम। तो इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और इसकी कुल लंबाई जो है 2016 में 3,880 किलोमीटर थी। और एक छोटी लाइन और होती है मीटर मीटर लाइन के बाद में छोटी लाइन नैरो गेज। इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर यानी कि 1 मीटर से कम, यानी कि आधे मीटर के आसपास 0.610 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 2,297 किलोमीटर थी। यह प्राय पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। यानी कि ये वाली जो लाइन आपको आपके घर के आसपास मिलेगी ही नहीं देखने को। इसको अगर आपको देखना है तो आपको पर्वतीय इलाकों में जाना है, दार्जिलिंग वगैरह जिधर होती हैं, जिसमें वो आपने देखा भी होगा। एक मूवी में है दार्जिलिंग के बहुत सारे सीन है, आपने भी देखा होगा। बर्फी, ठीक है, रणबीर कपूर की बर्फी देखोगे तो उसमें दार्जिलिंग का पूरा सीन है। स सेक्शन जो है सी सेक्शन, इसमें हम बात करें तो यहाँ पे मैंने बता दिया है जो कि आपके सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। सारे सब्जेक्ट सॉल्व कराएंगे, साइंस के भी, आर्ट्स के भी और कॉमर्स के। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? अथवा में है फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैंने आपका फुटकर व्यापार का किया है। फुटकर व्यापार से क्या आशय है ये बता देना है। आपको पता है फुटकर व्यापार में क्या होता है? व्यापारी जो है थोक वाले से माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोगों को बेचता है। हम जिससे खरीदते हैं वो फुटकर व्यापारी होते हैं। ठीक है, इनके दो गुण जो है हम बता सकते हैं। व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो मैं जाऊंगा मार्केट में वो मिल जाता है, मेरी आवश्यकता के हिसाब से मिल जाती है सामान है। और ग्राहकों को उधार माल बेच करके साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी कि हमारे को फैसिलिटी भी देते हैं कि हमारे को ज़रूरत है वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं पैसे ना होते हुए भी। और फुटकर व्यापारी जो है इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली और भी सेवाएं हैं। ठीक है, जिसमें वो फैशन, रीति रिवाज आदि के आधार पर माल का विक्रय करते हैं। इसके अलावा जो है ये और भी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकताओं की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। अथवा में आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण करना है। तो हमने कच्चे माल का किया है। कच्चे माल में क्या है? कच्चे माल जो होते हैं उसमें कृषि आधारित उद्योग होते हैं जिसमें आपका वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग, ये सब जो मतलब चर्म मतलब वो आपके
चर्म मतलब होता है वो आपके जो कृषि पे आधारित होते हैं ना, जो कुछ का चमड़े आपके उस टाइप के पेड़ों से ही बनते हैं, तो उस टाइप का। और उसके अलावा खनिज आधारित उद्योगों में तो आपके आ जाएँगे मशीन, भवन निर्माण, रेल के डब्बे निर्माण, पटरियाँ निर्माण, ये सारे आपके खनिज आधारित है। उसके बाद में आप बता सकते हैं समुद्र आधारित उद्योग जो है, इसमें मत्स्य तेल जो है हम निकालते हैं। आपका जो समुद्री तेल है वो सारा का सारा निकालते हैं। बॉम्बे हाई विख्यात है इसके लिए। बॉम्बे हाई किस लिए विख्यात है? तेल के निष्कासन के लिए। और वन जो है आधारित उद्योग कौन से हैं? जिससे हम लुगदी प्राप्त करते हैं, कागज़, औषधि, फर्नीचर, भवन निर्माण के लिए भी। तो इस तरह से ये उद्योग कच्चे माल पे आधारित है, ठीक है? ये सारे कच्चे माल हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा में जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। आप ये सारी विशेषताएं लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये 3 नंबर का पूछा है, आप इससे हो सकता है 4 नंबर का भी पूछ ले, तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए। वैसे 3 नंबर में भी ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है? राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्न क्रम में निर्दिष्ट की गई यानी कि दी गई, जिसमें पेयजल, सिंचाई के लिए जल और जल शक्ति यानी कि आपका विद्युत के लिए जल, नौकायान, औद्योगिकरण और अन्य उपयोग के लिए जल जो है इनके द्वारा दिया जाता है। और इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए और इसके मुख्य लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो सिंचाई के बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पानी का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहाँ पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है, तो वहाँ पर इन्होंने इसको करा है। कई कई डैम बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन डी में आ गए हम। सेक्शन डी में 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है या फिर लिंग अनुपात से क्या समझते हैं? एशियाई देशों में कम लिंग अनुपात के कारकों का उल्लेख करना है। सबसे पहले हम जनसंख्या वितरण के बताएंगे। जनसंख्या वितरण में क्या है? जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारक जो है, एक तो भौतिक या भौगोलिक कारक बोलते हैं, आर्थिक कारक है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। तीनों में सारे कारक आ जाते हैं, जलवायु वलवायु सब आ जाएगी, मृदा इसी में आ जाएगी। तो भौतिक में जो है आपकी, यहाँ पे देखिए, भौतिक और भौगोलिक कारक, इस इसके बारे में हम लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, विश्व के समतल मैदानी भाग, उबड़ खाबड़ पहाड़ी पठारी अपेक्षा अधिक लोग जो है निवास करते हैं मैदानी भागों में, जहाँ पे कृषि के लिए, यातायात के लिए, व्यापार के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। जलवायु भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जलवायु, तापमान कैसा है वहाँ का। मृदाएँ जो हैं कृषि योग्य है नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट जो पासवर्ड है उसको नोट कर लें, 45। पहला पासवर्ड मैंने बता दिया था, दूसरा पासवर्ड ये है आपका, तो इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद मैं लास्ट पासवर्ड जो दूँगा उससे आपका पीडीएफ खुलेगा। आते हैं अतः इसमें आपकी मृदाएँ मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आपकी और जो है जल स्रोत भी आपका सही होना चाहिए, मृदा तो होनी चाहिए, और मृदा मिल गई तो जल स्रोत नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली, तो जल स्रोत भी एक फैक्टर है। आर्थिक कारक तो हैं ही आपके, तो आर्थिक कारक की वजह से जैसे लोगों का उपजाऊ ज़मीन नहीं है और मान लो उनको पैसे कमाना है तो कहाँ जाएँगे, आर्थिक कारण भी है, और कुछ लोगों के उपजाऊ ज़मीन है तो भी वो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, उनको भी लिख देंगे। तो ये इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें सब लिखना पड़ेगा, ठीक है? 4 नंबर का है ये। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया हमने इसमें। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा लिख दोगे। मैंने सारा आपको एक-एक कारक दिखा दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन करना है। तो लौह इस्पात उद्योग कैसे शुरू हुआ और क्या मतलब आगामी कंपनी रही थी, किसकी स्थापना हुई, कौन से सन में कौन हुआ, उसके बारे में हम इसमें बताएँगे। तो एक पैराग्राफ में ये बता देंगे और दूसरे पैराग्राफ में हम यहाँ पर इसके पश्चात क्या हुआ वो बता देंगे। टिस्को टेल्को की स्थापना जो है वो बता देंगे और इसके बाद में लास्ट आप में आपका ये हो जाए, ठीक है? तो इस तरह से और भी बहुत सारा था। तो हमें जितनी ज़रूरत है 4 नंबर के हिसाब से उतने ही लिखेंगे। तो आप इनको तीनों पैराग्राफ को लिख देना। पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है और तीसरा पैराग्राफ ये है, ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट को जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है, जिसमें आपको पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया चारों को कहाँ प्रदर्शित करेंगे। ये विश्व का मानचित्र है जो मैंने दिखाया आपको। अब इसमें बताऊँगा कि पाकिस्तान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है। इंडोनेशिया ऐसा है कि बिखरा हुआ है। ये जो हरा कलर मैंने ये पूरा व्हाइट ही था, खाली ब्लैंक था ये मैप। इसमें जो मैंने ग्रीन कलर करके दिखाया आपको, ये ग्रीन कलर जो आप टुकड़े में देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंगारू की पूँछ सी बनी हुई है, इसमें आधा जो है ये हिस्सा,
ये सारा इंडोनेशिया है, टुकड़ों में बटा हुआ एक काला-काला सा जो है, मैं आपको थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहूँगा कि आपका जो ये हिस्सा है, एक तो ये हिस्सा और ये जो काला-सा है, ये वाले भी हिस्से, ये वाला हिस्सा, ठीक है? एक छोटा-सा यहाँ टुकड़ा पड़ा है, ये हिस्सा और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं अभी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा काला हिस्सा, ये यहाँ तक ये और ये। और एक यहाँ पे छोटा-सा टुकड़ा इधर बचा हुआ है ये, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये सारे हिस्से जो ग्रीन कलर में किए ये इंडोनेशिया है, इसीलिए मैं इसको तीर से तो दिखा नहीं सकता, समझाना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़ तो इंडोनेशिया आपको देख लिया आपने। अब हम बात है श्रीलंका पे। भारत के नीचे एक छोटी-सी ढुड्डी सी बनी हुई है, थोड़ा-सा मैं मैप को बड़ा करूँगा इस स्थान पे। अभी आपने ये कंप्लीट मैप देख लिया, मैं थोड़ा-सा अब इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि कोई संभावना आपकी दिक्कत ना रहे, ठीक है? देखिए, यहाँ पर जो ये छोटा-सा है, जो नीचे लटका रहता है भारत का मानचित्र में, तो आप देखोगे ये श्रीलंका है और पाकिस्तान जो है भारत का पूरा नक्शा है ना, इसी तरह से एक छोटा-सा टुकड़ा यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा होगा आपको। मतलब गैप सा दिख रहा होगा ये वाला। तो ये वाला जो गैप है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है? ये वाला बांग्लादेश है और यहाँ पे पाकिस्तान को हम दिखाएँ तो ये पाकिस्तान है आपका, पूरा का पूरा ये पाकिस्तान, ठीक है? ये जो कुत्ते जैसी है ना ये शक्ल, ये पाकिस्तान की है। तो ये है आपके 4 देशों के नाम जो हमें यहाँ पे जनसंख्या वाले देश दिखाने थे। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम समझेंगे कि क्या पूछ रहा है ये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ये देखते हैं। यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए, जिसमें भीलवाड़ा है, वडोदरा है, कोयम्बटूर है और वाराणसी है। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने भारत का मानचित्र ले लिया, अब इसमें हमको दिखाना है, तो जहाँ-जहाँ जो चीज़ दिखाई है, वहाँ-वहाँ वो चीज़ है और लास्ट पासवर्ड जो है वो 21 है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा और नहीं किया है तो अब कर लोगे, क्योंकि आपके सारे सॉल्यूशंस आपको यहीं पे मिलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है? अब मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको और आपके पेपर्स जो हैं अर्धवार्षिक के भेजना चाहें तो इस नंबर पे भेज सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए। टाइम लग सकता है सॉल्यूशन में, लेकिन आपके समय अनुसार जो है दे दिया जाएगा। सबसे पहला जो हम देखते हैं भीलवाड़ा, तो राजस्थान का ये मैप आपके पास होगा, जो भी राजस्थान के निवासी हैं सभी को पता है राजस्थान का ये मैप है सुंदर सा और 33 जिलों का निवास है इसमें और इस 33 जिलों में 30 जिलों में कॉलेज खोले जा रहे हैं मेडिकल और बचे हैं 3 जिले, उसको देखते हैं बाद में क्या होगा। भीलवाड़ा जिला जो है यहाँ पे केंद्रित करोगे, ये जो आपका नक्शा है यहाँ पे इस तरह का, इसके ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे कहीं भी इस जगह पे, जहाँ पे जितनी जगह पे मैंने ये भीलवाड़ा लिखा है, इस जगह पे कहीं पे भी आप पॉइंट लगा के भीलवाड़ा लिख दोगे। तो ये हो गया भीलवाड़ा, ये नहीं कि भीलवाड़ा यहाँ पे लिख दिया आपने या भीलवाड़ा राजस्थान तो पूरा ही है, अब भीलवाड़ा पता चला आपने यहाँ लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, एग्ज़ामिनर काट देगा। तो आपको भीलवाड़ा जहाँ पे होता है वहाँ पे लिखना है, ठीक है? समझ में आ गया होगा एक बात। वाराणसी, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दो दिल्ली के पास में, वाराणसी है यहाँ पर, ठीक है? ये वाराणसी है, यहाँ पर बीच में यहाँ लखनऊ है, तो ये वाराणसी है, ठीक है? इस जगह पे आप दिखा दोगे, इस जगह पे कहीं पे, मतलब जहाँ पे मैंने ये सेट कर रखा है ना, यहाँ पे कहीं पे भी इतनी इतनी जगह पे चौकोर जो जगह दिख रही है आपको, इस जगह पे इतनी जगह पे आप अगर वाराणसी कहीं भी लिख देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपसे पूछा गया है वडोदरा। वडोदरा जो है आपका यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा मानचित्र जो है ये गुजरात का है इधर वाला और इसमें वडोदरा जो है इस जगह पे आप दिखा दोगे तो ये है वडोदरा, ठीक है? यहाँ पर मैंने छोटा लिखा है ताकि ये मैप पूरा साफ-साफ दिखे आपको और दिक्कत ना हो। तो वडोदरा मैंने बता दिया आपको, ये वडोदरा है और कभी गुजरात में वडोदरा यहाँ दिखा दो, कभी यहाँ दिखा दो, ऐसा नहीं है। वडोदरा आपको इस नीचे इस एरिया में दिखा दो, कहीं भी चलेगा, ठीक है? ये हो गया वडोदरा और लास्ट बचा आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इस वाले एरिया में दिखाना है और वो भी बीच के आसपास में, यानी कि इस वाली लाइन पे कहीं भी बीच में दिखा दो, तो इस जगह पे आपको कोयम्बटूर दिखाएगा और लाइन पे ही दिखाना है। लाइन पे मैंने डॉट बना रखा है, आप देख रहे होगे छोटा सा डॉट है, नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये डॉट जो है आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पे ये डॉट जो है ये डॉट है, ये कोयम्बटूर का है और अगर और मैं दिखाना चाहूँ आपको तो आसानी से समझ पाएंगे, ये देखिए ये देखें, ठीक है? इसी तरह से वडोदरा मैंने दिखाया था ये रहा, ठीक है? और आपका भीलवाड़ा जो है इस जगह पे दिखाया है और वाराणसी जो है इस जगह पे दिखाया है। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको मैप को अच्छे तरीके से याद करना है। पासवर्ड मैंने बता दिया सारे स्टेप्स में, 3 स्टेप में 6 नंबर बताए हैं, 2 नंबर अभी बता दिए और 4 नंबर पहले बता चुका हूँ। चारों नंबर को मिला के डालना। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलना, वहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।